हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड गुड नाइट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का पढ़रे ऐप पे स्वागत किया जाता है। और आज की जो ये क्लास है जीओसी क्लास नंबर 11 है। इससे पहले हम बहुत सारे और भी पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई ये जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, आइए मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एनर्जी टर्म्स यूज्ड इन अ जीओसी। ठीक है, तो यहाँ आज का जो टॉपिक है एनर्जी टर्म यूज्ड इन जीओसी कि जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां पे आपका कौन कौन सी जो है एनर्जी टर्म्स यूज होती है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें तो सबसे पहले, अरे भाई पढ़ा लेने दो, पढ़ा लेने दो, मान जाओ, है ना, मानने दो, है थोड़ा सा कम हो गए, ठीक है ना। चलिए मान गए, देख लो भाई, है ना, कमी आई है बेचारों में, पढ़ाने भी नहीं देते। मैंने जब क्लास शुरू की जब भी बोलना स्टार्ट किया, जब तक तो चुप बैठे रहे आप थे। तो यहाँ पे भाई बेसिकली 3 टाइप की एनर्जी आपको सुनने को मिलेगी। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में उनका कर भी चुका हूँ। पहली जो होती है आपकी वो रेजोनेंस एनर्जी होती है। सबसे पहली जो होती है वो रेजोनेंस एनर्जी। दूसरी जो होती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है। ठीक है, दूसरी जो होती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है। और तीसरी जो एनर्जी होती है उसे हम हीट ऑफ कंबसन बोलते हैं। तो बेसिकली जीओसी में ये 3 टाइप की एनर्जी आपको बार बार परेशान करेगी। कभी रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी, कभी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का नाम आ जाएगा, कभी हीट ऑफ कंबसन का नाम आ जाएगा। अभी थोड़े से दिन पहले जब मैं स्टीरियो पढ़ा रहा था वहां पे आपने डाउट भी पूछा था हीट ऑफ कंबसन के बारे में। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। तो एक एक डिस्कस करेंगे। उनकी प्रॉब्लम भी लिए मैंने, काफी क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको काफी कंसेप्ट जानने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं भाई रेजोनेंस एनर्जी की, कि आपकी जो रेजोनेंस एनर्जी है ये होती क्या है बेसिकली। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ। द एनर्जी रिलीज, तो ये बेसिकली एक बात तो ये है कि ये जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये बेसिकली इसको ऐसे समझाया जाता है, ये आपका कैसे, ये इसको ऐसे समझाया जाता है कि जो आपकी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो मोस्ट स्टेबल RS मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है। ठीक है, हेलो रुचिता, जगराता, अंकित, दीपक, अभिनय, सभी का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। और यंतिका का आज हैप्पी बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे यंतिका, शायद क्लास में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मोस्ट स्टेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, हमें पता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड तो आपका उसकी रियल स्ट्रक्चर होती है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। तो इनके बीच का जो ये गैप होता है ना, इनके बीच का जो ये गैप होता है, इसी गैप को हम बेसिकली बोलते हैं हमारा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इसी गैप को क्या नाम दिया जाता है भाई, आपका रेजोनेंस एनर्जी नाम दिया जाता है। गुड इवनिंग किरण। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी, पहली बात तो ये एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होगी, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे उसको अभी डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग अजय। ठीक है, तो ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। हेलो नामिका। और रेजोनेंस एनर्जी एक्सोथर्मिक टाइप की एनर्जी होती है, रिलीज होती है। और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी होती है भाई। ठीक है, क्योंकि मान लो दो कंपाउंड्स गिवन है, अगर आपसे पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है तो हम किन किन फैक्टर्स पे बताएंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजोनेंस एनर्जी की बात करता हूं मैं यहाँ पे, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके क्वेश्चन भी लिए मैंने, प्रैक्टिस करेंगे काफी अच्छे। तो अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजोनेंस एनर्जी, कि रेजोनेंस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो भाई कुछ पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताऊंगा कि भाई एक आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एक आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, और दूसरा, पहली बात तो आप ये लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड, आप ये भी लिख सकते हो कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, देखो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल रहा होगा उतनी ज्यादा उसने रेजोनेंस एनर्जी को रिलीज किया होगा।
गुड इवनिंग प्रिया। कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल रहा होगा उसने उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी को रिलीज किया होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के। दूसरा मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो रेजोनेंस एनर्जी है, मान लो कि आपके पास दो कंपाउंड है, ठीक है, और वहां पे आपको स्टेबिलिटी का कुछ पता नहीं लग रहा है, तो रेजोनेंस एनर्जी जो है आपका वो एरोमेटिक कंपाउंड की ज्यादा होती है भाई। एरोमेटिक कंपाउंड की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की ज्यादा होती है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और उसके बाद आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की होती है, उसके बाद आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की होती है। अब ये है, हाँ गुड इवनिंग यंतिका, हैप्पी बर्थडे आपको मेरी तरफ से, ठीक है। आशुतोष कहाँ पे रह गया भाई, बस आशुतोष और आगे लगभग स्टूडेंट आ चुके हैं। अब ये एरोमेटिक क्या होता है भाई, एक बार के लिए आप मान लेना कि कुछ आपको पता है थोड़ा बहुत, मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, काफी अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, वो देख सकते हैं कि भाई दो कंपाउंड आपको गिवन है, मैं सारी प्रॉब्लम है मेरे पास सभी को डिस्कस भी करूंगा मैं आपको। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है आपका, जहां पे आपका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी भाई, ठीक है, इक्विवेलेंट आरएस, जहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उनकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एज कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वाला पॉइंट भी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ये सारे मैं डिटेल में आपको एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं यहाँ पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए। फोर्थ जो पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, फोर्थ पॉइंट जो है आपका कि रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड करती है आपका कॉन्जुगेशन पे। अगर आपका मोर कॉन्जुगेशन है या फिर मोर रेजोनेंस है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस हो रही होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लेस रेजोनेंस, लेस कॉन्जुगेशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की, अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो जो आपकी रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी वो आपका, मान लो एक आपके पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और एक आपके पास क्रॉस कॉन्जुगेशन है, एक आपके पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और एक आपके पास क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की ज्यादा होती है भाई, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर सर 3 वाला समझ में नहीं आया, 3 वाला मैं समझाऊंगा। देखो जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है ना, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड के पास मिलती है, आप ऐसा समझ सकते हो। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अभी सभी के क्वेश्चन आएंगे अभी ने, तो मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। तो इतने फैक्टर, पहली बात रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी जो आपकी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, उनके बीच का जो ये एनर्जी का गैप होता है उसी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है, ये बातें मैंने आपको डिस्कस की यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं भाई, सबसे पहला आपको ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, आपको बताना है कि लेसर किसकी होगी, ठीक है। आपको कुछ कंपाउंड यहाँ पे गिवन, आपको बताना है कि किसकी लेसर होगी इनमें से रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन की बात करते हैं भाई। अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी बताना है तो आप देखिए स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या फैक्टर देख सकता हूं भाई, मुझे ये फैक्टर यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये वाला जो सिस्टम है ना आपका, ये वाला जो सिस्टम है वो एरोमेटिक सिस्टम होता है भाई, है ना। ये कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक। अगर किसी बच्चे को अभी पता नहीं कि एरोमेटिक क्या होता तो कोई बात नहीं भाई, एक बार याद रख लेना, मैं सब कुछ अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो ये वाला सिस्टम जो है एरोमेटिक सिस्टम है, और ये वाला जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, यानी कि ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ये आपका कैसा भाई, आपका नॉन एरोमेटिक है। अब आप मुझे खुद बताइए भाई कौन ज्यादा यहाँ पे स्टेबल रहा होगा, तो इन दोनों में से एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में से किसकी ज्यादा, तो रेजोनेंस एनर्जी तो फर्स्ट की ज्यादा होगी, लेकिन हमसे लेसर पूछिए तो रेजोनेंस एनर्जी का अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आपकी इस वाले कंपाउंड, मैं हाइयर ही बता रहा हूँ, है ना, इस वाले की कंपाउंड की ज्यादा रही होगी लेसर रेजोनेंस एनर्जी, बिकॉज ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिए यहाँ पे, आपको सारे समझ में आ जाएंगे काफी अच्छे से। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं भाई, सेकंड एग्जांपल में भी मेरे हिसाब से बताने के लिए कुछ बचा नहीं, आप इजीली इस चीज को कर दोगे कि जो सेकंड कंपाउंड भी आपको नजर आ रहा है उसमें ये वाला जो सिस्टम है वो एरोमेटिक है भाई, ये वाला जो सिस्टम है वो एरोमेटिक है, और ये वाला जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है वो नॉन एरोमेटिक है,
ठीक है। तो यहां से देखो लेसर पूछी है, वैसे इन्होंने तो लेसर पूछा कि इन दोनों में से लेसर किसकी होगी, मैं हाई बता रहा हूं, लेसर हमें ऑटोमेटिक पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये वाला भी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी भाई, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी किसकी, फर्स्ट की। तो बी ऑप्शन में फर्स्ट की ज्यादा होगी और सेकंड वाले की कम होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो मेरी बात को। उसके बाद हम अगर बात करें सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन को आप कैसे डील करोगे, तो देखो भाई सी ऑप्शन में भी मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये वाला सिस्टम पूरा एरोमेटिक सिस्टम है, बेंजीन एरोमेटिक होता है, और ये वाला सिस्टम नॉन एरोमेटिक है, तो इसी की ज्यादा होगी, तो इसकी लेसर होगी भाई। अगर आपको लिखना पड़े तो इसकी लेसर होगी और इसकी आपका मोर होगी, ज्यादा होगी। अब देखो यार डी ऑप्शन में थोड़ा सा आप बताओ, सोच के बताओ कि क्या होना चाहिए डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन में आपको बताना है कि किसकी कैसे ज्यादा होगी और क्यों होगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के बताना पड़ेगा भाई। इसको आप एक बार इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड की लेसर होती है भाई, इस वाले कंपाउंड की आपका कम होगी लेसर। ठीक है, इस वाले कंपाउंड की लेसर होगी एज कंपेयर टू दिस। इसमें आपने क्या रीजन लगाया होगा, तो इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी कि इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। आप एक बार इसको ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें लेसर इसकी होती है भाई सेकंड वाले की। ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। अब क्या हो गया है कि ये आपका पायरोल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हमारा पायरोल होता है और ये हमारा फ्यूरान होता है। ठीक है, अब ये दोनों ही एरोमेटिक है, ये वाला भी एरोमेटिक है भाई, पायरोल भी आपका एरोमेटिक होता है और इसी प्रकार आपका फ्यूरान भी एरोमेटिक होता है। तो अब इन दोनों में से किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी भाई, है ना। अब दोनों ही एरोमेटिक है, तो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखो भाई ऐसे केस में आपको क्या देखना, जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, अगर मैं आपको इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे बना सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड आप यहाँ पे मूव करो, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आप कहाँ पे मूव करोगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करो, तो बेसिकली आपकी जो बनेगी यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस के दौरान इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, है ना। सर डी में तो कॉन्जुगेशन से भी बोल सकते हैं, डी में तो कॉन्जुगेशन से भी बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। कॉन्जुगेशन तो सेम सा ही है भाई, अभी ने कॉन्जुगेशन तो सेम में ही है, सेम है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हमें पता है कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पे तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहा हुआ। इसका मतलब अगर ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रही होगी, तो इसमें फ्यूरान की रेजोनेंस एनर्जी कम होती है भाई, फ्यूरान की रेजोनेंस एनर्जी कम होती है, फ्यूरान की रेजोनेंस एनर्जी कम होती है। मेरी बात समझ पाए भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है भाई, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अब इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, कि एक आपके पास क्या भाई, एक आपके पास यहाँ पे फ्यूरान है, एक आपके पास यहाँ पे फ्यूरान ही है, फ्यूरान, ठीक है, एक आपके पास यहाँ पे फ्यूरान है, ये आपका ए हो गया, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पे क्या नजर आ रहा है भाई, एक यहाँ पे आपके पास पायरो, ये आपका जो है ये आपका फ्यूरान हो गया, और ये आपका कैसा होता है भाई, इसे एक मिनट रुको यार, ये पायरोल होता है, ये पायरोल है, ये फ्यूरान है, और एक यहाँ पे थायोफिन ले लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही खास क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत हो सकती है इसमें कि समझ में नहीं आया जी हमें ये क्यों नहीं आया। तो इनमें से आपको बताना है कि रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर आपको बताना भाई, इनमें से आपको रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताना, तो बताइए भाई फटाफट से। अगर कोई बच्चा बता पाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी भाई, कोई बच्चा अगर बता पाया। इनके नाम फिर से बार बार लिखो भाई, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक में भी यूज होंगे। ये आपका पायरोल है, इसे हम फ्यूरान बोलते हैं, फ्यूरान, और इसे हम थायोफिन बोलते हैं भाई, इसे क्या बोला जाता है, थायोफिन बोलते हैं। इनको बार बार पढ़ना है। तो इनमें से आपको बताना है कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी एंड क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इनका एरोमेटिक कैरेक्टर भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, बताइए किसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा, कौन अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर भी का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है, एरोमेटिक कैरेक्टर का, क्योंकि जितना ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं आपको बताता हूँ भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी है, सी के बाद ए है और ए के बाद बी है।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सी, सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी शो करता है। उसका रीजन क्या है भाई, यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, मान लो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, जितनी भी बन रही है, यहाँ पे भी जितनी बन रही है। अब इस थायोफीन में क्या होता है, इस सल्फर के पास डी ऑर्बिटल्स होता है। क्या होता है भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे इन दोनों से फ्यूरान एंड पायरोल से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है। नहीं अभी ने बी ज्यादा क्यों कहा आपने, बी तो अभी अभी एक्सप्लेन करके आया हूं मैं, बी तो अभी अभी एक्सप्लेन करके आया हूं। तो बी, ए और बी में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ए और बी में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो भाई सबसे ज्यादा जो रेजोनेंस, ये हाईएस्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अब ये वाला जो है ना आपका हाईएस्ट है यहाँ पे। इसका रीजन होता है कि वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाई डी ऑर्बिटल्स ऑफ एस। यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से आपका एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, और यही इस कंपाउंड को काफी अलग भी बनाती है। इन दोनों के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, इन दोनों के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ए और बी के पास, लेकिन सल्फर के पास, ये सर्कल टाइप हो गया, लेकिन सल्फर के पास डी ऑर्बिटल होता है, जिससे एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज है। तो इन दोनों में जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, उससे एक ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थायोफीन के अंदर होती है। तो थायोफीन काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वाली बात याद रखना भाई, हेटेरोसाइक्लिक में भी ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाता है बार बार, ठीक है। अगर यहीं पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, है ना, यहीं पे मैं अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं भाई, एग्जाम्पल एक और पूछूं यहाँ पे कि एक आपके पास पायरोल है, एक आपके पास क्या भाई पायरोल है, इसे हम पायरोल बोलते हैं, और एक आपके पास पिरिडीन है, ठीक है, एक आपके पास क्या भाई पिरिडीन है। तो अब आपको बताना कि इन दोनों में आप कैसे बताओगे कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। ये इस कंपाउंड को हम पिरिडीन बोलते हैं भाई, इस कंपाउंड को पिरिडीन बोला जाता है। स्पेलिंग देख लेना भाई, उस स्पेलिंग मेरी वैसी गलत होती है, लेकिन ये आपका बी कंपाउंड है। तो ए और बी में से आपको बताना सर इसमें हीट ऑफ कंबशन होगी। रुचिता मैं सब पढ़ाऊंगा, एक बार थोड़ा सा इंतजार करो। हीट ऑफ कंबशन के बारे में भी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक बार थोड़ा सा इंतजार होना चाहिए। होगी हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, जहां पे भी कार्बन के कंपाउंड हीट ऑफ कंबशन देखने को मिलेगी। अब बात करते भाई इन दोनों में से, देखते भाई, तो इन दोनों में से अगर आपसे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पूछे, अगर आपका यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पूछे, बेंजीन, थायोफीन, पायरोल, फ्यूरान, द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, बिल्कुल सही कहा है भाई, बिल्कुल काफी हद तक सही कहा है, ठीक है। बेंजीन इसमें तो डिस्कस करेंगे इसको अगेन। तो रेजोनेंस एनर्जी की अगर बात करें, यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, तो भाई बी की ज्यादा होती है, पिरिडीन की ज्यादा होती है ए से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, इसमें सारी जो इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इस पिरिडीन का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो बी एरोमेटिक है। अरे एरोमेटिक तो दोनों है अभी ने, ये पायरोल भी तो एरोमेटिक होता है, पायरोल भी एरोमेटिक होता है, एंड आपका पिरिडीन भी एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिसिटी से अगर क्वेश्चन अटक जाए तो कुछ और चीज देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आप इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वो आपका कैसा बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड आपका यहाँ पे। तो ये जो देखो, ये आपकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन दोनों को क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। और मैंने आपको ये वाला पॉइंट पढ़ाया था कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसके रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा रही होगी। तो ये वाला पॉइंट आपको समझना है। इसमें बी इज मोर स्टेबल देन ए, बी की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। रीजन दिया कि पिरिडीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ए का ज्यादा होगा। नहीं प्रिया, ए का ज्यादा नहीं होगा। और दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बना के देखना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, और ज्यादा स्टेबिलिटी का मतलब ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अभी और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सब कुछ जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने अभी अभी आपको सोल्व करवाया है, जस्ट अभी अभी सोल्व करवाया। यहाँ पे आपको हाइयर रेजोनेंस एनर्जी बतानी है। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना भाई। अगर आपसे हाइयर पूछा या लोअर पूछा है, तो इस क्वेश्चन में आपसे हाइयर रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पूछा कि किस कंपाउंड की होगी और क्यों। तो भाई देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये आ गया है। तो इसमें भाई किसकी ज्यादा होगी, अभी अभी मैंने बताया ये पिरिडीन है, ये आपका पायरोल है, तो पिरिडीन की ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रही होगी। अब इस कॉम्प्लेक्स को बड़ा ध्यान से देखना भाई। इस कॉम्प्लेक्स में आप क्या रीजन लगाओगे,
तो देखो यहाँ पे देखो, जब आप इसका रेजोनेंस बनाओगे, ये वाला रेजोनेंस बनाओगे, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जब आप रेजोनेंस बनाओगे तो ये वाला जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। सर साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनाइन के बारे में जरा एक्सप्लेन करना। क्या एक्सप्लेन करूं अभिनय, बताओ क्या एक्सप्लेन करूं इसके बारे में, क्या पूछना चाहते हो इसके बारे में वो बताओ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। तो इस सेकंड इसमें अगर बात की जाए, इसकी हाइयर रेजोनेंस एनर्जी होगी भाई, इसकी हाइयर रेजोनेंस एनर्जी होगी ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी, ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस। ये वाला क्वेश्चन काफी बेहतरीन है भाई, सी वाला क्वेश्चन काफी बेहतरीन है भाई। आपको बताना है कि इन दोनों में से क्या कंसेप्ट आप लगाओगे। देखो कॉन्जुगेशन तो बराबर हो रहा है, लेकिन भाई अगर इसमें भी सेकंड वाले की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, रीजन है जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना इस कॉम्प्लेक्स की, तो इस कॉम्प्लेक्स की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी भाई। ये मतलब होता है अभिनय, सर एरोमेटिक कैसे, ओके अभिनय एक्सप्लेन करता हूं कि एरोमेटिक कैसे, बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं। बी का बी, वेरी गुड, बी का बी बिल्कुल सही कहा अंतिका ने। और देखो भाई इस कॉम्प्लेक्स को आप ध्यान से देखिए कि ये होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, इस कंपाउंड की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बन रही है। क्या ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, क्या दिखने में एक जैसी नहीं दिख रही? और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये वाला पॉइंट। अब दूसरी अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि देखो तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर आपने लगाना है बी। अब डी की बात करते हुए, डी भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते कितने बच्चे इसको सही बता पाते हैं कि इस डी का आंसर आप क्या लगाओगे। तो डी में मैंने देखा भाई, जब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ये वाला काम कर सकते हो कि इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करवा सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा भाई, फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ पे आपके पास 2p डोनेशन होगा, 2p डोनेशन होगा। और यहाँ पे अगर मैं करूं तो यहाँ पे आपका 2p 4p डोनेशन होगा भाई, 2p 4p डोनेशन होगा। अब आप मुझे खुद बताइए कि कहाँ पे डोनेशन ज्यादा हो रहा है। डी का सेकंड होगा, डी का सेकंड होगा, बिल्कुल गलत कहा है किरण ने, डी का सेकंड नहीं होगा, डी का सेकंड नहीं होगा, डी का फर्स्ट होगा, डी का फर्स्ट होगा भाई। यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा है, ज्यादा कॉन्जुगेशन है, ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, और ज्यादा स्टेबिलिटी है, अगर ज्यादा स्टेबिलिटी है तो फिर हम इसी को प्रेफर करेंगे। ये वाला डी का फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं होगा किरण, डी का फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं होगा। उसके बाद भाई ई की बात करते हैं कि ई में, तो ई में आपको देखिए कि यहाँ पे आपके पास, हाँ ये बात जरूर है कि यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, सिर्फ 2 RS बनेगी। यहाँ पे आपके पास RS बहुत ज्यादा बनेगी, यहाँ पे ज्यादा RS, जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी कंपाउंड की स्टेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो मोर रेजोनेंस एनर्जी पूछे तो ई आ जाएगा भाई, ई का फर्स्ट की ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए भाई? क्या रेजोनेंस एनर्जी, हाँ यस बिल्कुल सही कहा, क्या रेजोनेंस एनर्जी समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है ना? अभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा आपको 2-3, बहुत मजा आ जाएगा उन क्वेश्चन को देख के, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बेहतरीन है भाई, ठीक है। पहले ही मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो यहां से भी आपसे पूछा गया है, ई का ए सही कहा, यहाँ पे आपसे पूछा गया हाइयर रेजोनेंस एनर्जी, कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी और क्यों, ठीक है, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी और क्यों। तो देखो भाई सबसे पहले कंपाउंड की अगर बात करें, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन है और ये वाला कंपाउंड फिनोल है बेसिकली, और इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो 2 बेंजीन रिंग आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए ए और ए, इस दोनों में से, तो इसके अंदर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रही होगी भाई, ज्यादा RS रही होगी। अगर ज्यादा रेजोनेंस रही होगी तो सेकंड वाले की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आएगी, ठीक है, इसमें सेकंड वाले की। ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत खूबसूरत है, मैक्सिमम बच्चे गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी आगे एक स्लाइड की फॉर्म में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझना बड़े ध्यान से। तो यहाँ पे आपको 2 बेंजीन रिंग नजर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 1 बेंजीन रिंग नजर आ रही है,
ठीक है। तो भाई दो बेंजीन रिंग है, चाहे वो बेसिक कॉन्जुगेशन में ना हो, लेकिन एक पर्टिकुलर इसकी जो कुछ न कुछ रेजोनेंस एनर्जी रही होगी इस रिंग की, और इस रिंग की भी कुछ न कुछ रेजोनेंस एनर्जी रही होगी। तो यहाँ पे दो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस एनर्जी है और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग का रेजोनेंस एनर्जी है, तो दो वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे भाई, जो दो वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, दो वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो फर्स्ट की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रही होगी एज कंपेयर टू सेकंड। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था भाई काफी अच्छे से। पहला एक सी है और एक आपका देखो सी में ये आपको नजर आ रहा कि क्रॉस कॉन्जुगेशन है, या आपको नजर आ रहा कि क्रॉस कॉन्जुगेशन है, और ये आपको नजर आ रहा कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। अब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में आपका कॉन्जुगेशन इफेक्टिव होता है, ज्यादा होता है, इसलिए आपका बी में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रही होगी। मतलब सी में अगर बात किया जाए तो इसके अंदर आपका ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रही होगी, इसके अंदर आपका ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रही होगी। अगर मैं डी की बात करूं कि आप डी में कैसे देखोगे, तो डी में जो है आपका ये वाला रेजोनेटिंग एक रेजोनेंस पॉसिबल होगा, और यहाँ पे आपका मोर देन वन रेजोनेटिंग, ज्यादा कॉन्जुगेशन ज्यादा रेजोनेंस, इसका मतलब सेकंड वाले की इस वाले की हायर रही होगी भाई, इस वाले की हाई रेजोनेंस एनर्जी रही होगी। ठीक है। इसी प्रकार एक आपका ई है, ई में बात करें तो ये आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है भाई, ये आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, और ये आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो किसकी ज्यादा होती है भाई, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की ज्यादा होती है रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर सी नॉन एरोमेटिक भी होगा ना सर। सी नॉन एरोमेटिक तो दोनों में ही है, जगराता सी दोनों में ही तो नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज, तो नॉन एरोमेटिसिटी का तो कंसेप्ट ही भूल जाना है, नॉन एरोमेटिसिटी का तो कंसेप्ट ही भूल जाना है, नॉन एरोमेटिसिटी का तो कंसेप्ट ही नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कॉन्जुगेशन के एक्सटेंडेड या कौन सा कॉन्जुगेशन है। ये वाली बात समझ पाए भाई, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इतनी बात में। मैंने लगभग जितनी प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता एग्जामिनर सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं रेजोनेंस एनर्जी के, और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे भाई यहाँ पे। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करना भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको लेसर रेजोनेंस एनर्जी बतानी है। क्या बतानी है आपको? लेसर रेजोनेंस एनर्जी के बारे में आपको बताना है कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी लेसर रही होगी और क्यों। तो देखिए अगर इस कंपाउंड की बात करूं, मैं पहले ए की बात करता हूं। ये आपका एक कार्बोनेट आयन है, और ये आपका है जो है फॉर्मेट आयन है, इसे फॉर्मेट आयन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कार्बोनेट की, अगर मैं बात करूं कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसकी 3RS पॉसिबल है, और तीनों ही आपका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की, फॉर्मेट आयन में आपका 2RS पॉसिबल है। जितनी ज्यादा RS उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। तो किसकी ज्यादा रही होगी भाई? अगर आपसे लेसर पूछे तो फॉर्मेट की लेसर रही होगी भाई, फॉर्मेट की लेसर रही होगी। समझ पाए मेरी बात को? अब मैं बात करता हूं बी ऑप्शन की। अब ये वाला जो कंपाउंड है वो नॉन साइक्लिक है, और ये वाला साइक्लिक है, और साइक्लिक में भी ये आपका एंटी एरोमेटिक है भाई। साइक्लिक में भी ये कैसा होता है आपका? एंटी एरोमेटिक होता, हाईली अनस्टेबल होता है। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एरोमेटिसिटी के बारे में। तो ये आपका हाईली अनस्टेबल है, जितना ज्यादा अनस्टेबल, तो इसकी यहाँ पे भाई इसकी लेसर एनर्जी रही होगी। तो लेसर एनर्जी बी में आपका फर्स्ट की रही होगी। ए का ए होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अनामिका यहाँ पे लेसर पूछिए तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि मैं अब लेसर की टर्म में आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई ये आपका जो कंपाउंड है ये नॉन साइक्लिक है, और ये साइक्लिक होने के साथ साथ ये वाला जो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक होता है भाई। कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं भाई, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये कम से कम रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, और ये अनस्टेबल नहीं है। तो इसमें भी लेसर जो एनर्जी रही होगी वो इस वाले कंपाउंड की लेसर एनर्जी रही होगी भाई। इसको बोला जाता है साइक्लोब्यूटाडाइईन। क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटाडाइईन। हाँ, अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं भाई। ये आपका डी है और ये आपका ई है। अब देखो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस, लेकिन ये वाला जो सिस्टम होता है ये एरोमेटिक सिस्टम होता है भाई। कैसा सिस्टम होता है ये वाला? एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक है तो ज्यादा स्टेबल, अगर ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसके आपका लेसर रेजोनेंस एनर्जी रही होगी। लेसर किसकी रही होगी यहाँ पे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेना भाई। लास्ट क्वेश्चन की भी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके रेजोनेंस ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होगी भाई। इसका मेजोमेरिक भी आ रहा है देखने में, तो यहाँ पे जाहिर बात है कि इससे तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी लेस होगी एज कंपेयर टू फिनोल। तो
तो इन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताए भाई। अब 2-3 मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा और रेजोनेंस एनर्जी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी कि हाँ ऐसा होता है। अगर आप इतने क्वेश्चन को कर लेते हो, इस वीडियो को देख लेते हो, तो रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई इस क्वेश्चन को। अब आपको यहाँ पे हाइयर रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताना है। इसके बारे में बताना भाई आपको, हाइयर रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताना, हाइयर रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। ठीक है भाई, कमेंट करते जाओ। अनामिका ने ई का बी कहा, ई का ए कहा, यंतिका का बिल्कुल सही है। तो देखो भाई ये आपका एसिटिक एसिड है और ये आपका एसिटिक एसिड का सोल्ट है, तो ये कोई रेजोनेंस शो नहीं करेगा भाई। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझे कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है कुछ ऐसे है भाई। ठीक है, ये आपका कोई रेजोनेंस शो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है भाई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये Na पॉजिटिव होता है। तो इस सेकंड में रेजोनेंस पॉसिबल है और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, बट फर्स्ट में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, कोई कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिल नहीं रहा है। हाँ, ये वाला कॉन्जुगेशन आप जरूर लगा सकते हो कि यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, ये अपना डोमिनेट करेगा, तो वो हाईली अनस्टेबल सिचुएशन आ रही है। और यहाँ पे तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है, तो ये वाली बात आपको समझनी है कि यहाँ पे हाइयर पूछी तो किसकी ज्यादा होगी भाई, इस वाले की हाइयर होगी, इस वाले की हाइयर होगी। ए का बी होगा, बिल्कुल सही कहा है। ए का सी बी होगा, बिल्कुल सही कहा है यंतिका ने, वेरी गुड। यंतिका काफी अच्छे से समझ गई है भाई। अब दूसरा इसी कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर इसमें ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। इस बॉन्ड को जब आप यहाँ पे मूव करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये जब डोनेट करेगा तो इसका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज, अब यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा अगर ये डोनेट करेगा तो। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो हाईली अनस्टेबल होता है। यहाँ पे तो कार्बन के ऊपर यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। अब ये वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल है और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन ज्यादा स्टेबल, पहले वाला ज्यादा स्टेबल, तो इसी की हाइयर रही होगी भाई, इसी की हाइयर रेजोनेंस एनर्जी रही होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? अब देखो भाई इन दोनों में कैसे देखोगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में, तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस आ रही है भाई, इसमें आपकी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और एक यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रही है, एक इक्विवेलेंट, यहाँ पे ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये ज्यादा रेजोनेंस भी और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आ रही, तो इसकी हाइयर होगी भाई। हाँ, अब डी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे भाई। डी क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे अगर एग्जाम में आ गया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपनी जो नोटबुक मैंने बोला आपको लगाने के लिए कि जहां पे आप जो है गलत क्वेश्चन करते हैं वहां पे लिखते हो। देखो मोस्टली बच्चे क्या बोलेंगे यहाँ पे, मोस्टली बच्चे ये बोलेंगे कि यहाँ पे भाई ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है, ज्यादा रेजोनेंस है, तो बी की ज्यादा होनी चाहिए रेजोनेंस एनर्जी, है ना, बी की ज्यादा होनी चाहिए रेजोनेंस एनर्जी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पे इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है भाई, समझना बड़े ध्यान से। हाइयर रेजोनेंस एनर्जी, ऐसा क्यों भाई? अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो कंपाउंड है और एक आपका ये वाला जो कंपाउंड है, अब इसमें ये जो बेंजीन रिंग है, इसकी प्योर की है बेंजीन रिंग की कुछ रेजोनेंस एनर्जी, और यहाँ पे भी इस प्योर की है, यहाँ पे तो दोनों प्योर रेजोनेंस, लेकिन ये वाली जो रिंग है वो आपका जो है फ्यूज्ड रिंग है। क्या है वो? इसके साथ अटैच है। यस, डी का ए, यस, यंतिका ने एंड अनामिका ने सही कहा कि डी का 1 होगा, मैक्सिमम बच्चों ने सही कहा कि डी का 1 होगा। इसका रीजन क्या है कि ये इसके साथ अटैच्ड है, तो इसकी इस बेंजीन रिंग की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो नॉर्मल बेंजीन रिंग से कम हो जाती है, नॉर्मल बेंजीन रिंग से कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर वो हमें फर्स्ट लगाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं ई क्वेश्चन की, बात करते हैं। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाता भाई यहाँ पे कि देखो भी इसी क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ते हैं भाई। एक आपके पास मान लो कि यही है, यहाँ पे पीएच लगा हुआ है, ए ऑप्शन। दूसरा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पीएच, 3 मैंने पीएच लगा दिए हैं, ये आपका बी हो गया, बी ऑप्शन। और यहाँ पे एक मैंने जो ऑप्शन लगा दिया, कुछ इस टाइप का ऑप्शन लगा दिया है, ठीक है। एक मैंने कुछ इस टाइप का ऑप्शन लगा दिया है, ये मैंने सी बना दिया है। और एक मैंने कुछ इस टाइप का लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने आपका कुछ इस टाइप का लगा दिया है यहाँ पे, ये। तो आपको बताना है रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर भाई। इस क्वेश्चन में आपको रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताना भाई, इस क्वेश्चन में आपको रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता भाई ये वाला क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो ये 3 बेंजीन रिंग लगी हुई, तो सबसे ज्यादा इसका बी का,
क्योंकि तीनों प्योर है, कोई रेजोनेंस में, कोई कॉन्जुगेशन में नहीं है एक दूसरे के साथ। उसके बाद ए का होगा, उसके बाद ए का होगा, उसके बाद सी का होगा, उसके बाद जो है आपका देखो सी या डी, उसके बाद सॉरी डी का होगा, उसके बाद सी का होगा और सबसे कम ई का होगा, सबसे कम ई का होगा भाई, सबसे कम ई का होगा। तो सर बी में भी वो बेंजीन है, बी है एच डी, जरा से एक्सप्लेन करना। सर बी में भी तो वो बेंजीन है, जरा एक्सप्लेन करना। ओके ठीक है, बी में भी बेंजीन है, जरा एक्सप्लेन करना। मतलब अरे ये वही तो बात है, इस कॉम्प्लेक्स को बस कुछ ऐसे बना दो, ये वाली है ही बस, शायद आप इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि ऐसा बना दो, ये 3 पीएच लगा दो यहाँ पे, ये मतलब आपका सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स का मतलब। तो ये इसकी तीनों की ज्यादा रही होगी भाई, तीनों की ज्यादा रही होगी। बी ए डी सी ई, यंत्रिका काफी बेहतरीन कर रही है, काफी अच्छा कर रही है, कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से, वेरी गुड यंत्रिका, काफी अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं क्वेश्चंस का। तो आपको जो आंसर समझ में आया वो बी ए डी सी ई नजर आया भाई, बी ए डी सी नजर आया, समझ पाए होंगे मेरे हिसाब से। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, मैं इन तीन ऑप्शन की बात कर रहा हूं, है ना, इन तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, पर बेंजीन रिंग, तो फिर क्या आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग, तो फिर कहेंगे ई, और फिर कहेंगे सी, और फिर कहेंगे डी। इन तीनों कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पर बेंजीन रिंग पे, है ना, अगर आपसे पर बेंजीन रिंग पे पूछे कि किसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा रही होगी, इसके अंदर फिर ज्यादा रही होगी, क्योंकि ये एक ही रिंग के साथ फ्यूज हो, ये तीन। थैंक यू सर, आप सब आपकी वजह से। अरे अंतिका, मैंने तो अभी पढ़ाया ही नहीं ये टॉपिक, आप पहले से ही काफी अच्छा कर रहे हैं, है ना, शायद आपने जरूर कहीं पढ़ा हुआ इसके बारे में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप जैसा भी कर रहे हैं, ठीक है। और भाई बड़े भी हाथ तो आपका काफी बेहतरीन चल रहा है, चलिए ठीक है ना, आई बात समझ में। पर बेंजीन रिंग ईसीडी, पर बेंजीन रिंग ईसीडी, बिल्कुल सही कहा जगराता ने। तो मेरे हिसाब से अब आपको रेजोनेंस एनर्जी के बारे में कोई डाउट नहीं होगा भाई। एक ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाला कॉम्प्लेक्स है, दोनों में रेजोनेंस तो बराबर हो रही है, लेकिन ये एरोमेटिक होता है, बेंजीन एरोमेटिक होता है, इसलिए इसकी हाइयर रही होगी, बेंजीन की हाइयर रही होगी रेजोनेंस एनर्जी। तो ये हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको रेजोनेंस एनर्जी के बारे में काफी अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है भाई। रेजोनेंस एनर्जी के बारे में आपको काफी अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं है। तो रेजोनेंस एनर्जी में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता। स्पेशली ये वाला एग्जांपल जरूर याद रखना भाई, जो मैंने ये किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो बड़ा डाउट आ जाएगा बच्चों को, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम सेकंड हमारी जो एनर्जी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी सेकंड एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलती है, ई का फर्स्ट है, ठीक है। तो जो हमारी, अब देखो भाई, रेजोनेंस एनर्जी में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। मैंने हर पॉसिबल क्वेश्चन आपको करवा दिया, हर टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको करवा दी है। अब हम बात करते हैं भाई HOH, इसे हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं भाई इसे? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसे? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि होता क्या है। बेसिकली होता ये भाई, जब भी आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, जब आप इसके रिएक्शन H2 के साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। और इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने से यहाँ पे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं भाई हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। When reaction of unsaturated compound with H2, then amount of energy released is called heat of hydrogenation. तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक पॉइंट काफी अच्छे से समझाया था कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है वो आपका, तो नेक्स्ट में डिपेंड करता हूं भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो है फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर तो आपका स्टेबिलिटी का हुई होता है। तो भाई हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। ये वाली बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि भाई
ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेबल अल्कीन रही होगी हाइड्रोजनेशन के बाद, देखो पहले ही अगर वो बहुत ज्यादा स्टेबल है तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। बहुत ज्यादा स्टेबल से बहुत ज्यादा स्टेबल बन गई, स्टेबल से बहुत ज्यादा स्टेबल बन गई, और एक बहुत ही अनस्टेबल से स्टेबल बने तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो पहला पॉइंट है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। सेकंड जो पॉइंट होता है भाई आपका, दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके पास स्टेबिलिटी आपको सेम नजर आ रही हो दिखे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड रहे होंगे, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड रहे होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजनेशन हुआ होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजनेशन हुआ होगा उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी रही होगी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि जितने ज्यादा डबल बॉन्ड उतना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन टाइप के कंपाउंड के लिए ये वाला पॉइंट थोड़ा सा वायलेट होगा, एक्सेप्ट, एक बार मैं लिख देता हूं एक बार समझाने के लिए, एक्सेप्ट बेंजीन कंपाउंड्स, बेंजीन डेरिवेटिव्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मैं बेंजीन डेरिवेटिव्स को छोड़ दूं तो बाकी जगह आप ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल कर सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सिर्फ बेंजीन के कुछ केस को छोड़ के। तो ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्हीं दो पॉइंट से आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है ऑर्डर बताना भाई, क्या ऑर्डर रहा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो भाई, ये वाली जो अल्कीन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इस अल्कीन की अगर मैं बात करूं तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे। आपको शायद छोटी ना दिखे तो इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप सभी के लिए, ठीक है। तो देखो भाई ये वाला है, तो यहाँ पे आपके पास कुल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे 6 और 2 8 9 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमें 9 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, और रेजोनेंस नहीं है। तो दूसरी बात है कि नोट रेजोनेंस, नोट रेजोनेंस, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं करूं इस बॉन्ड की, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे और 1 अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, तो आपको 4 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो सबसे स्टेबल अल्कीन कौन सी है भाई? ए। तो यहाँ पे HOH का जो ऑर्डर रहा होगा, HOH का जो ऑर्डर डी में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे अनस्टेबल अल्कीन है, उसके बाद C, उसके बाद B और उसके बाद A। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहा होगा भाई, फर्स्ट का मैंने आपको लिख दिया है। अब ऐसे ही मैं बात करता हूं सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर कैसे बात करेंगे देखिए, ये वाला जो सिस्टम है ये कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में है। ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। ये वाला जो है इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 3 यहां से नजर आ रहे हैं, 3, 2 यहां से नजर आ रहे हैं, 2 5, 2 यहां से नजर आ रहे हैं, 6 और 7, और 1 यहां से नजर आ रहा है। तो इसमें कुल मिला के आपके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, लेकिन रेजोनेंस नहीं है। 8 अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नजर आ रहे हैं और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसके पास कुल मिला के 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है भाई, आपको थोड़ा सा ना दिखे तो मैं इसको बना देता हूँ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो अगर यहाँ की बात हम करें तो यहाँ पे आपके पास कितने रहे होंगे भाई? तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आपका, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये, 1 अल्फा हाइड्रोजन ये रहा होगा और 2 अल्फा हाइड्रोजन ये। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 अल्फा हाइड्रोजन भाई। इसके अंदर कुल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे स्टेबल, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर हम बताएं तो वो किसकी रही होगी? C, क्योंकि सबसे अनस्टेबल है। उसके बाद D, उसके बाद B और सबसे कम A की रही होगी। अब यहाँ पे E ऑप्शन भी है भाई, क्या है यहाँ पे? E ऑप्शन भी है। अगर मैं E ऑप्शन की बात करूं, HOH, कौन सा भाई? E ऑप्शन ये रहा। तो यहाँ इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है भाई, इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहा होगा वो ये रहा होगा ECDBA। क्या रहा होगा भाई? ECDBA। समझ पा रहे हो मेरी बात को? किसी बच्चे को कोई डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है। किसी को कोई परेशानी, कोई बात समझ में ना रही हो। अब देखो भाई इस अल्कीन की बात करूं मैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 8 अल्फा हाइड्रोजन, 10 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 10 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा रही होगी भाई? इस वाले की ज्यादा रही होगी, हाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस वाले की रही होगी, क्योंकि अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? अब देखो ये वाली जो अल्कीन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ये वाली अल्कीन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। इसका मतलब ये अनस्टेबल है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा रही होगी, ठीक है। ये आपका ट्रांस है भाई और ये आपका सिस है। तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है।
तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी रही होगी भाई? सिस फॉर्म की ज्यादा रही होगी, क्योंकि सिस फॉर्म अनस्टेबल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? पहले वाले के पास, सेकंड वाले के पास ज्यादा है, तो यहाँ पे इसकी हाइयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रही होगी। तो इतनी बात में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है भाई इस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स में कोई डाउट है इनमें से किसी में, तो बताइए। सी का फर्स्ट, यस सही कहा, बिल्कुल सी का फर्स्ट होगा। तो ये सारे मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, आपको समझ में भी आ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट देखो भाई, कुछ यहाँ पे भी एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, और पहला क्वेश्चन देख लेना भाई, है ना। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना भाई, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। तो पहला आपको बताना इंक्रीजिंग इन दोनों में से किसकी होगी, ए और बी में से, ठीक है। ए और बी में से किसकी होगी? ए और बी में से। अनामिका शायद आपकी वीडियो काफी लेट चल रही है, आप ना इसको रेड सी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इसको जाके बिल्कुल लाइव पे आइए आप, ठीक है, लाइव पे आइए, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं, ये वाली आपकी कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स है और ये आपका नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स है। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी की ज्यादा रही होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई इसकी, तो यहाँ पे आपको ये वाला नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी, आपको यहाँ पे ये, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन और साथ में ये सिस है, यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मतलब एक ही एटम पे 2 CH3 लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपका ट्रांस है भाई 6 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ये ट्रांस है। तो ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है भाई। तो सबसे कम देखो, सबसे ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ए की रही होगी। उसके बाद देखना भाई, देखो उसके बाद सी, इसमें से बताना कि इसमें से किसकी रही होगी भाई। तो यहाँ पे भी आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, तीनों में ही 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल है भाई इनमें से। डी सबसे ज्यादा स्टेबल है तो डी की सबसे कम रही होगी। अब इन दोनों में से आप कैसे करोगे? तो इन दोनों में देखो भाई, यहाँ पे CH3 एक एडजस्टेंट पोजीशन पे लगे हुए, तो ये ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसकी आपका सी और उसके बाद बी। इसका जो आंसर रहा होगा वो ACBD रहा होगा भाई, ACBD रहा होगा। समझ में आ रही है भाई बात आपको? अब देखो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का ABCDE, और यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका इसका E है। यहाँ पे आपके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि ABCD। अब ये वाला क्वेश्चन देखना भाई, ये वाला क्वेश्चन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालना है। इस वाले क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया ना भाई, जो आपको 4th पार्ट है, तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। देखो भाई, अब आप क्या कंसेप्ट लगाओगे? यहाँ पे ये दोनों कॉन्जुगेटेड है, यहाँ पे ये वाला, यानी कि सबसे स्टेबल सी नजर आ रहा है, सबसे स्टेबल सी सबसे, तो आप आंसर लगाओगे A, B एंड C आंसर लगाओगे। क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत भाई। ABC इसका कोई आंसर नहीं है, ABC इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आता है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है भाई आपका बी सबसे ज्यादा, बी की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद C और उसके बाद A। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ये देखो भाई, ऐसा क्यों आया है, इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन मैं आपको दूंगा। देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास 3 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो आप कहोगे सर 3 डबल बॉन्ड है ना, तो देखो आप, बहुत सारे बच्चे तो ये लगाएंगे ABC, बहुत सारे बच्चे क्या लगाएंगे, हाँ एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि मोर नंबर ऑफ, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लगाएंगे CBA, तो काफी बच्चे इसका आंसर CBA भी लगाएंगे भाई, काफी बच्चे इसका आंसर जो है वो CBA भी लगाएंगे, है ना। तो उसका क्यों? क्योंकि वो कहेंगे यार इसमें तो ज्यादा डबल बॉन्ड है, अगर ज्यादा डबल बॉन्ड तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ होगा। सेकंड वाला दोबारा समझाना, सेकंड वाला दोबारा समझाना, मतलब सेकंड वाला कौन सा भाई? अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई मैं, इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसको कैसे। ये बिल्कुल यंत्रिका देखिए, बहुत ही बेहतरीन है ये वाला। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे ज्यादा डबल बॉन्ड है ना, तो ज्यादा डबल बॉन्ड है तो ज्यादा हाइपर ज्यादा हाइड्रोजनेशन होगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजनेशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मैंने ABC सोचा था, बहुत सारे बच्चे ABC सोचेंगे, बहुत सारे CBA सोचेंगे, और दोनों ही गलत है, लेकिन दोनों का ही सोचना सही है, दोनों का ही सोचना सही है, ठीक है। अब देखिए भाई कैसे, इसको कैसे देखें हम। अब आपको इसको ऐसे देखना पड़ेगा भाई। देखिए मैं मानता हूं कि जब आप यहाँ पे करवाओगे तो 3 मोल ऑफ H2 निकलेगा, और यहाँ पे आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैं मान लेता हूँ कि 3x रिलीज हुआ है। क्या मान लेता हूँ भाई? 3x हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज हुआ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात मैं कर रहा हूँ।
अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो यहाँ पे 2 मोल H2 के चाहिए होंगे, तो यहाँ पे आपके पास -2x हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज हुआ होगा। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो 1 मोल H2, तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हुआ, तो यहाँ पे -x हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे -x, यहाँ पे -2x, यहाँ पे -3x। तो बात तो ये कह रही है कि C का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैंने आंसर बताया भी, उसका रीजन ये होता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। मैंने बल्कि स्लाइड्स भी ली आपको एक्सप्लेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ डाटा। इसका रीजन ये है, हाँ मान लेते हैं कि जो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की मैं बात करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रही होगी ना माइनस, वो 3x माइनस रेजोनेंस एनर्जी भी तो आएगी। क्यों? अरे ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी। ये वाला कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, इसके रेजोनेंस एनर्जी काफी ज्यादा है। तो इस बॉन्ड को जब हाइड्रोजनेशन आपने करवाया होगा तो इसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम भी तो हुई होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो जब आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल, इसके रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जब आप H2 का यहाँ पे अटैक करवाओगे है ना, तो इसकी ये इन बॉन्ड को ब्रेक करोगे जब आप, तो यहाँ पे एनर्जी लगेगी ना आपकी, तो एनर्जी कंज्यूम भी तो होगी, और वो किसके बराबर होगी? वो रेजोनेंस एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज करके ये स्टेबल बना था, अब वापस से इसको ऐसे बना तो माइनस करना पड़ेगा ऐसे ही, और यहाँ पे भी आपको माइनस करना पड़ेगा भाई, -2x इंटू रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है भाई, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ओवरऑल ये देखा गया कि B की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद C की, और उसके बाद A की। एक्सपेरिमेंटल में चीजें आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दिखा देता हूं कि कैसे क्या काम करता है। तो ये रहा भाई, देखो आपका इस स्लाइड में आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड नजर आ रहा है, 2 साइक्लोहेक्सेन अबाउट, यहाँ पे आपका 28.6 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है भाई, इसके दौरान ये डेल्टा H हुआ यहाँ पे। ओके, और अगर किलो जूल में लिखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, किलो जूल। दूसरी बात अगर मैं करूं, जब मैंने आपका 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन लिया तो यहाँ पे 55.2 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी? 55। उसकी 28 थी, इसकी 55 है। अब देखो यहाँ पे, दिस इज अबाउट 2 किलो कैलोरी पर मोल less than maybe might expect if double bond is wrote this cyclohexane, the extra stability is called resonance energy। तो देखो आ गया ना रेजोनेंस एनर्जी का, यहाँ पे एक्सपेक्टेड से कम आई है 2 किलो कैलोरी पर मोल, उसका रीजन है रेजोनेंस एनर्जी की वजह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी कंज्यूम होगी भाई, उतनी आपको देनी भी तो पड़ेगी एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप एक स्टेबल को अनस्टेबल, मतलब देखा जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड तो ज्यादा स्टेबल था ना। ठीक है, और तीसरे केस में देखो भाई, अब यहाँ की एनर्जी देखो 49.8, तो आप मुझे बताओ भाई 58 सबसे ज्यादा जो कि सेकंड वाले की थी, उसके बाद आपका 48 और सबसे कम आपका ये। तो इसलिए मैंने उसका आंसर बोला था बी, फिर मैंने बोला था सी, फिर मैंने बोला था ए। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इनके। तो ये वाला देखो भाई, यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड हमने सोचा क्या था कि इतनी ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड हमने सोचा था कि इतनी आनी चाहिए रेजोनेंस, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आनी चाहिए, क्योंकि 3 बॉन्ड टूटेंगे तो ज्यादा निकलनी चाहिए। लेकिन आई कितनी रियल में? आई कितनी रियल में? इतने का डिफरेंस क्यों आ गया? इतने का डिफरेंस आ गया, यही आपका जो है, यही रेजोनेंस एनर्जी होती है बेंजीन की भाई। बेंजीन की अगर आपसे कोई रेजोनेंस एनर्जी पूछे तो 152 किलो जूल पर मोल होती है। कितनी होती है? 152 किलो जूल पर मोल होती है, ये बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो कम हो गई भाई, कम हो गई। समझ पा रहे हो? एक्सपेक्टेड इतनी थी कि ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक डबल बॉन्ड ब्रेक करते हो ना भाई, जब भी आप साइक्लो अल्कीन में एक डबल बॉन्ड ब्रेक करते हो तो वहां पे 120 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। ये आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो यहाँ पे 3 टूटे हैं तो 360 किलो जूल पर मोल आनी चाहिए थी, लेकिन माइनस करनी पड़ेगी आपको 152, तो ओवरऑल 208 किलो जूल पर मोल आएगी। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे किलो कैलोरी पर मोल में तो वो आपका 49.8 आएगी, वो आपका 49.8 आएगी। तो ये 36 किलो जूल क्या है कि इस मोर स्टेबल को जब आप तोड़ रहे हो तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वो कंज्यूम होगी भाई, जब जाके वो कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हुआ। अब किसी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछे भाई, किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है इसमें तो पूछ सकता है भाई। काफी बेहतरीन कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो पूछे भाई। वैसे मेरे हिसाब से डाउट रहना नहीं चाहिए, तो इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दिया है।
इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दिया है। इसको अपनी जो कॉपी नोटबुक बनाई है इस क्वेश्चन को जरूर उतारे भाई वहां पे। अगर ये क्वेश्चन आया ना तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि काफी बेहतरीन कंसेप्ट है और समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है। समझ में आ गया भाई? यंतिका बताओ, आप पूछ रहे थे कैसे आएगा, तो मैंने सब कुछ समझा दिया भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बेहतरीन है भाई, ये दोनों क्वेश्चन भी। ये भी अगर आपसे आए तो आप काफी परेशान हो सकते हो। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड, पर पाई बॉन्ड बताना, सिर्फ एक पाई बॉन्ड के बारे में। तो मैं अगर बात करूं तो ये क्या आपका प्योर डबल बॉन्ड है? कोई रेजोनेंस तो नहीं है? क्या ये प्योर डबल बॉन्ड है क्या? नहीं भाई, ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये तो कॉन्जुगेशन में। सर सेकंड वाला समझा दो क्वेश्चन। सेकंड वाला कौन सा था भाई? सेकंड वाला कौन सा था? अच्छा ये वाला, ओके। अरे भाई ये देखो, ये वाला तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक ही तो सबसे ज्यादा है। अरे देखो अब ये बिल्कुल पास पास लगे हुए, तो ज्यादा रिपल्सन, ज्यादा रिपल्सन है भाई। यहाँ पे पास पास लगे हुए, ज्यादा रिपल्सन। अगर ज्यादा रिपल्सन तो ज्यादा अनस्टेबल, और ज्यादा अनस्टेबल तो फिर उसकी एनर्जी ज्यादा। हाँ ये है सिस, लेकिन ये दूर दूर लगे हुए हैं। लेकिन ट्रांस के कंपैरिजन में सिस ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए मैंने बी बोला। ट्रांस के कंपैरिजन में सिस ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए मैंने ये बोला। तो मेरे हिसाब से समझ में आया हुआ जय को काफी अच्छे से सब चीजें। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो भाई, इसमें आपको ये आपका प्योर डबल बॉन्ड था, ये आपका पार्शियल डबल बॉन्ड है, और ये आपका और भी पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा? तो ए की ज्यादा भाई, क्योंकि ए की ज्यादा, ये वाला जब टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसमें जो ऑर्डर आएगा आपका वो ए बी सी आएगा भाई। इसमें जो आपका ऑर्डर आएगा वो ए बी सी ऑर्डर आ जाएगा। अब देखो भाई, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो रेजोनेंस की बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो बेसिकली। यहाँ पे और भी ज्यादा रेजोनेंस है, तो और भी कम डबल बॉन्ड रहा होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर और भी कम। और इसके अंदर तो डबल बॉन्ड करेक्टर और भी कम, इसके अंदर तो डबल बॉन्ड करेक्टर और भी कम। हमसे पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बेंजीन रिंग पूछा भाई। यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बेंजीन रिंग पूछा भाई, सॉरी। तो डबल बॉन्ड के बारे में नहीं बात करनी, पर बेंजीन रिंग की बात करनी है। तो ये प्योर बेंजीन रिंग है क्या? ये प्योर बेंजीन रिंग है क्या? ये प्योर बेंजीन रिंग नहीं है क्या? ये प्योर बेंजीन रिंग है क्या? ये तो और भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए बी सी ही आएगा भाई। इसका भी जो आंसर आएगा वो ए बी सी ही आएगा। तो बताओ भाई, समझ में आई या नहीं आई भाई? समझ में आई या नहीं आई भाई? पॉइंट आपको ये वाला, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, काफी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। सारे डाउट वगैरह आपको क्लियर हो जाने चाहिए अब तो आपको। ठीक है, ओके भाई, चलिए भाई। तो नेक्स्ट एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं भाई। और जो हमारी लास्ट एनर्जी भी है, तो सॉरी अभी कुछ और क्वेश्चन भी है भाई, और क्वेश्चन भी है आपके पास। तो हायर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बतानी है। तो ये भाई आपका सब्स्टिट्यूटेड है, स्टेबल ज्यादा है, इसमें ये आ जाएगी, क्योंकि ये नॉन सब्स्टिट्यूट, ये आपका जो है नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड है। इसकी अगर बात करोगे, अभी अभी एक्सप्लेन करके आऊँ कि बेंजीन की ज्यादा होती है नॉर्मल से। ठीक है, अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन वाले की ज्यादा रही होगी, क्योंकि ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, इसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी ज्यादा रही होगी भाई। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं भाई। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है? यहाँ पे आपसे क्या बोला गया भाई? इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ये अलग क्वेश्चन है भाई हमारा। तो यहाँ पे पहले तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना भाई अल्कीन का, और फिर आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखो यहाँ पे ये तीनों ही नॉन कॉन्जुगेटेड है, कोई कॉन्जुगेशन में नहीं है तीनों में। हाँ, यहाँ पे इतना पोर्शन कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे इतना पोर्शन कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे पूरा ही एरोमेटिक सिस्टम होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हमसे पूछे यहाँ पे, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग ए बी सी, सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बेंजीन रिंग सी बी ए होगा क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं होगा सर जी। जब बहुत मस्त समझ में आ रहा है, बट मेरा टेस्ट क्यों गलत हो जाता है? अनामिका टाइम लगेगा आपको, और आप तो भी फर्स्ट ईयर में हो, तो धीरे धीरे सीख जाओगे चीजों को, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है भाई, काफी प्रैक्टिस मांगती है ये चीजें, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को, बार बार पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो लिखे यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो लिखेंगे वो लिखेंगे डी, उसके बाद लिखेंगे सी, उसके बाद लिखेंगे बी, और उसके बाद लिखेंगे ए। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लिखे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और उसके बाद डी। रेजोनेंस एनर्जी देखो, रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग एबीसी है। ठीक है भाई, पर बेंजीन रिंग एबीसी है, बिल्कुल सही बात मैं आपकी मान लेता हूं।
तो भाई पर बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, ठीक है भाई, यहाँ पे और भी कम, यहाँ पे और भी कम है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बेंजीन रिंग बताइए, तो देखो यहाँ पे तीनों प्योर डबल बॉन्ड है भाई, जब वो ब्रेक करेंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। यहाँ पे आपका और भी ज्यादा जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अब इसको ऐसे समझिए ना, ठीक है। हाँ, मान लेता हूँ कि रेजोनेंस एनर्जी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली यही एविडेंस आएगा जो मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप समझिएगा, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लास्ट एनर्जी की बात करते हैं भाई, और लास्ट एनर्जी है हमारी हीट ऑफ कंबशन के बारे में, ठीक है। थर्ड टाइप की जो हमारी एनर्जी टर्म यूज होती है यहाँ पे, वो है आपका हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, इसको हम हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं, HOC। इसे क्या बोला जाएगा भाई, HOC बोलते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको ये क्या होता है। वैसे ये होता भाई, है ना, तो द अमाउंट ऑफ द एंथैल्पी चेंज, इसको अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं द एंथैल्पी चेंज, है ना, द एंथैल्पी चेंज कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ O2। कंप्लीट combustion of compound, complete combustion of compound with O2, complete combustion of 1 mole of compound, जरूर लिखना भाई, 1 mole of compound with O2 is called, जो यहाँ पे देखो भाई हीट ऑफ कंबशन रिलीज होती है, तो ये भी आपका किस टाइप की होती है भाई, ये भी आपका एक्सोथर्मिक टाइप की होती है भाई। ये भी देखो भाई, आप जितने भी फ्यूल यूज करते हो, है ना, आपका बाइक का फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, वो सारे क्या है, वहां पे हीट ऑफ कंबशन होती है और उससे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी से हमारे सारे व्हीकल वगैरह चलते हैं। तो इसका अगर आप एग्जांपल समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो भाई, मान लीजिए कि हमने कोई कार्बन सॉलिड लिया, उसकी रिएक्शन O2 के साथ उसको हीट किया, उसको जलाया, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में वहां पे हीट ऑफ कंबशन भी निकलेगी, और ये हीट ऑफ कंबशन डिफाइन होगी इस कार्बन के लिए। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रही होगी वो आपका हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड रही होगी, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड रही होगी। तो अब हीट ऑफ कंबशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका हीट ऑफ कंबशन होती है, ठीक है, तो अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसको हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ कंबशन। क्या क्या फैक्टर है जो कि हीट ऑफ कंबशन को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है, सबसे पहला फैक्टर, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड। जितने ज्यादा कार्बन एटम रहे होंगे उतना ज्यादा कंबशन होता है भाई, जितने ज्यादा कार्बन एटम रहे होंगे उतना ज्यादा कंबशन रहता है, जितना ज्यादा कंबशन होगा उतनी ज्यादा हीट ऑफ ये, या इसी को बेसिकली आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है दोनों का, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है इफ मॉलिक्यूलर मास सेम, इफ मॉलिक्यूलर या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बेसिकली नंबर ऑफ C एटम्स अगर आपका सेम हो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहा हो, तो फिर आपका जो हीट ऑफ कंबशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अरे भाई अगर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहा होगा तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हो जाएगा, तो ओवरऑल जो चीज निकलेगी बाहर, ओवरऑल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा वो कम होगा, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड को कंबशन करवाने के लिए हमने एनर्जी दी भी तो होगी ना, तो जितनी ज्यादा दोगे उतनी कम बाहर जो ओवरऑल निकलेगा वो उतना कम निकलेगा। तो ये दो बातें याद रख लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ कंबशन में ये दो फैक्टर होते हैं आपका, एक तो हीट और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहे तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ HOC लिख दिया भी गलत है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ CPD कंपाउंड, CPD मतलब कंपाउंड। आओ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला आपको बताना भाई इसमें किसमें हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताना है। तो देखो भाई यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 7 कार्बन नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आपके पास 8 कार्बन नजर आ रहे हैं। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन, जितने ज्यादा कार्बन, तो यहाँ पे जो ऑर्डर लिखोगे वो लिखोगे CBA करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 6 कार्बन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 3 कार्बन नजर आ रहे हैं और यहाँ पे 4 और 3, तो इसका ऑर्डर भी रहा होगा जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहा होगा ABCD। अब देखो भाई अगर मैं बात करूं, एक ये वाला कंपाउंड है, एक ये वाला कंपाउंड, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? बिल्कुल दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है।
मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है या नहीं है इसको देखेंगे भाई। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये रहा। तो कुल मिला के इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करोगे, दो आपको 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, 4 कार्बन नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी हाँ 4 कार्बन नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में? आपको 8 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं भाई, 8 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही नजर आ रहा है। तो ये आपका सिस भाई और ये आपका है। तो कौन ज्यादा अनस्टेबल इन दोनों में से? कौन ज्यादा अनस्टेबल है? तो बी ज्यादा अनस्टेबल है। तो बी ज्यादा अनस्टेबल है तो उसका हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा रहा होगा। बी ज्यादा अनस्टेबल तो बी, तो यहाँ पे बी का ज्यादा रहा होगा भाई, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है दोनों का, मॉलिक्यूलर मास तो सेम है। अनस्टेबिलिटी देखेंगे, बी की अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। इसकी अगर बात करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए। देखो सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो भाई बहुत सारे बच्चे इसका जो आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, हाँ अरे यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ये तो सबसे स्टेबल है, सी तो सबसे अनस्टेबल है, सॉरी सी तो सबसे अनस्टेबल। आंसर लगाएंगे ए बी सी। लेकिन वो पहला पॉइंट को वायलेट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको ऐसे लगा लेना है, इसमें भी आप गलतियां कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना भाई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए, सॉरी वो आएगा सी, उसके बाद बी और उसके बाद ए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्राइमरी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा किसमें नजर आ रहे हैं? सी में। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन है। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट था भाई आपका। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भाई ये भी, तो देखिए बड़े ध्यान से और फिर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आज की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हीट ऑफ कंबशन का डाटा गिवन है, तो आपको बताना कि किस कंपाउंड के लिए कौन सी रही होगी। तो पहला है हेप्टीन, ठीक है, 1 हेप्टीन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, ये आपका ए हो गया हेप्टीन, ठीक है। दूसरा जो आपका पेंटीन 1 2 3 4 5 और 1 पेंटीन बोला है तो यहाँ पे लगाया। उसके बाद 2 पे 1 मिथाइल CH3 लगाया और उसके बाद आपका 4 पे लगाया, तो ये आपका बी आ गया भाई, ये आपका बी ऑप्शन आ गया यहाँ पे, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो बोला गया पेंट 2 इन कर दिया यहाँ पे 1 2 3, तो पेंट ये हो गया पेंट आपका, और 2 पे इन लगा दिया है और 2 पे ही CH3 लगा दिया है और 4 पे ही CH3 लगा दिया है, तो ये आपका सी ऑप्शन बन गया। इसी प्रकार देखिए भाई 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 पे ये लगाया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4 की, तो यहाँ पे भी हमारा CH3 नजर आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा CH3 नजर आ रहा है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया भाई, ये आपका डी ऑप्शन हो गया। अब लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं भाई। लास्ट ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे 2 2 4 ट्राई मिथाइल 2 पेंटीन। तो देखो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 2 पे पेंट लगाया, उसके बाद 2 पे भी CH3 लगाना है, ठीक है। उसके बाद 4 पे 2 CH3 लगाने हैं क्योंकि 4 4 आपको नजर आ रहा है। तो अब आपको बताना भाई ये आपका जो है ई ऑप्शन हो गया। आपको डाटा लिखना कि किसका डाटा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखो भाई सबसे पहले आपको कार्बन एटम अगर आप देखोगे तो इस कंपाउंड में आपको 8 कार्बन एटम नजर आ रहे हैं। इस कंपाउंड के अंदर आपको 8 कार्बन एटम नजर आ रहे हैं। इस कंपाउंड के अंदर आपको 7 नजर आ रहे हैं। इस कंपाउंड के अंदर भी आपको 7 नजर आ रहे हैं। इस कंपाउंड के अंदर भी आपको 7 नजर आ रहे हैं और इस कंपाउंड के अंदर भी 7 नजर आ रहे हैं। तो ये बात तो कंफर्म होगी कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ जो कंबशन रही होगी वो इसके लिए रही होगी। तो अगर मुझे लिखना पड़े कि ये वाली किसके लिए रही होगी तो मैं लिखूंगा ये ई के लिए रही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी की आएगी। अब इनमें कंपैरिजन करेंगे भाई, अब इनमें कंपैरिजन करेंगे, देखना कैसे करेंगे भाई। इसमें मैंने देखा कि 2 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, इसके अंदर मुझे 2 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने देखा कि आपके पास यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। इसके अंदर मैंने देखा कि यहाँ पे आपके पास जो है 7 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने देखा कि 4 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। अब आपको देखना है स्टेबिलिटी वाला फैक्टर। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? स्टेबिलिटी वाला फैक्टर देखना है। तो भाई देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है?
सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहा उसकी हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज्यादा रही होगी, तो उसके बाद ये ए, यानी कि ये वाली जो एनर्जी रही होगी वो ए के लिए रही होगी भाई, ये वाली एनर्जी ए के लिए रही होगी, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इनमें से और ज्यादा अनस्टेबल तो डी है, तो ये वाली जो एनर्जी रही होगी वो आपका डी के लिए रही होगी, और ये वाली जो एनर्जी है वो आपका किसके लिए रही होगी, बी के लिए रही होगी, और ये वाली जो एनर्जी वो आपका सी के लिए रही होगी भाई। तो मेरे हिसाब से तीनों एनर्जी मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दी है, मैंने उनके एग्जाम्पल आपको करवा दिए हैं, सब कुछ क्लियर हो गया भाई। मेरे हिसाब से आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी बुक का क्वेश्चन सोल्व करना। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आप सभी बच्चों को काफी अच्छी लगी होगी, तो बताइए कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। और भाई अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा है तो आप लगातार बताते रहिए अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में कि भाई हाँ, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी भाई, तो गुड नाइट आप सभी को। कल हम कोई नया और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी मैंने आपको सारी पढ़ा दी है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना, किसी भी बुक से आपको डाउट आने वाला नहीं है, ठीक है। तो गुड नाइट मेरी तरफ से भाई। चलिए भाई, वेरी गुड, थैंक यू अनामिका फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक।